ने समझने की जो शैली है, यानी उन पे बैठा नहीं जा रहा तो 3 तकिए लगा के वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरी कंटेंट है वो वर्ल्ड वाइड सब बच्चों के काम आने वाली है। बहुत सारी बातें थी। तो वो रहा। फिर उसके बाद एफओ स्कूल में सुबोतो पार्क में टीचर में रहा कि ये यूपीएससी के बैच के टॉपर या क्या कुछ समथिंग। तो हेडक्वार्टर मुझे उस टीम में, जो सपोर्ट मटेरियल वाली टीम थी, उसमें शामिल कर लिया गया। तो मैंने कहा यार ये बच्चों के साथ तो हम ये सब काम करते रहते हैं कि इसको कैसे जॉयफुल, इंटरेस्टिंग, मीनिंगफुल। और उन साथियों के साथ जो 15-20 दिल्ली के केमिस्ट्री के धुरंधर विद्वान थे, उनसे आज भी मेरा एक कनेक्ट बना हुआ है। हमको एक दूसरे से सीखने को मिलता है कि किसी बात को हम कितने सरल, सहज, सौम्य तरीके से उसको रख सकते हैं। और अगर वो डेली लाइफ से कनेक्ट हो जाता है तो फिर तो कभी नहीं भूलते। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको 2 मिनट लूंगा बस खाली। केमिस्ट्री में 12th में एक बायोमॉलिक्यूल्स करके चैप्टर है। तो उसमें एक 2 नंबर का सवाल आता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के फंक्शंस। अब इसको अगर लाइफ से जोड़ें तो 5 चीजें। मैं बच्चों को कहता था कितनी उंगलियां बेटा, कि सर 5। STEMA, स्टेमा। वैसे बायोमॉलिक्यूल्स ज्यादातर टीचर कहते हैं खुद कर लेना, ये बायो का है, तुम अपने आप कर लेना। लेकिन उसको कैसे हम, जैसे घिया की सब्जी किसी को पसंद नहीं है, और कोफ्ते सबको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कोफ्ते बनाने में रसोई में कितना तेल निकलता है, पसीना निकलता है, वो हमें ही पता है, राइट। तो ऐसे ही कंटेंट को कितना हम जॉयफुल, इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल कर सकते हैं। अब मैं जब बच्चों को बताता था, खासकर, और हमारे यहाँ तो दिल्ली के बहुत ही एलिट एम्स के डॉक्टर्स वगैरह के बच्चे थे, तो वो घर जाके बताते थे कि हमारे केमिस्ट्री वाले सर हमें ऐसे पढ़ाते हैं। तो एस फॉर स्ट्रक्चरल, नहीं सॉरी, एंजाइम्स नहीं, प्रोटीन्स के फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। तो एस फॉर स्ट्रक्चरल, अगर आपको हेयर, नेल, स्किन बहुत बढ़िया चाहिए तो आपकी प्रोटीन रिच डाइट चाहिए। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बॉडी के प्रोटीन से बनते हैं। टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड इज ऑल्सो हीमोग्लोबिन, एक प्रोटीन, हीम प्रोटीन है। तो ऑक्सीजन लेना और बॉडी के अंदर सर्कुलेट करके एनर्जी देना, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बॉडी का, उसमें भी प्रोटीन्स का फंक्शन है। एस, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट को निकालना और ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना। एस, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ई फॉर एंजाइम्स, बड़ी मजेदार चीज है। अगर हमारे शरीर में एंजाइम्स नहीं होते तो एक मील डाइजेस्ट होने में 50 साल का टाइम लगता, 50 ईयर्स। और हर 2 घंटे बाद भूख लगाती है। द क्रेडिट गोज टू एंजाइम्स। और उसका मैथमेटिकल है कि दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन 10⁻20 टाइम्स, 10⁻20 टाइम्स। और इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि ECS आ जाता है, वो मैसेज आ जाता है, SMS, योर सैलरी 1.5 लाख हैज बीन क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट। भाई मैं नहीं समझता कि ऊपर वाले का शुक्राना करने का इससे अच्छा मौका हमें कुछ मिल सकता है, राइट। तो कनेक्ट विद द चाइल्ड कि मालिक, मेरा परिवार, मेरे बच्चे और मेरे पर तूने जो रहम बरसाया है, मैं अपनी ड्यूटी को रिलीजियसली करूंगा। एक मुझे बड़ी मजेदार घटना याद आई। मेरे एक टीचर थे, जुगल किशोर जी। तो जब मैं राउंड पे जाता था एज प्रिंसिपल, तो मैं देखता बड़ी तन्मयता से पढ़ा रहे हैं। तो मैंने एक दिन रुका नहीं गया, तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा सर ये मैं जानना चाहता हूँ आपका रीजन। तो हंस पड़े। जब हंसे तो मैंने कहा कि सर क्यों हंस रहे हो? बोले सर घटना ही कुछ ऐसी है, हम लोग एक फंक्शन में जा रहे थे, गाड़ी पलटी, सब मर गए और मैं अकेला बच गया, और मैं ICU में था। तो मैं ऊपर वाले से कह रहा था, मालिक एक जिंदगी एक बार दे दे, एक भी पीरियड नहीं छोड़ूंगा, बड़े मन से बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो सर ये प्रॉमिस जो मैंने करा था ICU में, ये मैं उसी को निभा रहा हूं। व्हाट आई मीन टू कंक्लूड, कनेक्ट विद द चाइल्ड। जब उस कनेक्ट को हम बना लेते हैं तो फिर सब वेज एंड मीन्स निकल आते हैं। आज भी दिल्ली सरकार में 2-3 MLA थे और लोग थे, बच्चे आते थे, फॉरेन में दे आर लीडिंग टॉप। और वो अब तो वो उनके बच्चे 12th में आ गए।
तो वो कई बार कहते हैं कि सर जब यूएस में हम लीड कर रहे हैं, बड़े सारे 2000 साइंटिस्ट हमारे साथ काम कर रहे हैं, जब हम इंडिया आने की बात करते हैं तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अपने बाबा दादी नाना नानी जिसको बुलाना है यहीं बुला लो यार बिजनेस क्लास से, क्योंकि ये लोग जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं कैसे होगा। तो मैं क्या करता था कि जब वो आते थे स्कूल में मिलने मेरे से, तो मैं क्लास में ले जाता था। मैंने कहा यार ये तो बच्चे तो ये सोचते हैं कि टीचर छोड़ता है, कहानी सुनाता है। तो मैंने कहा ये तुम्हारा सीनियर है, वहां यूएस में उस कंपनी में काम कर रहा है, और तुम जाओ इनसे 1 घंटे इससे गपशप करो। तो वो बच्चों के साथ एक उनका कनेक्ट होता था। वो सब बच्चे बहुत बढ़िया एक ग्रुप उनका सबका तैयार होता था, क्योंकि वो अपने एज ग्रुप के लोगों की, अपने सीनियर्स की बातों को बड़े ध्यान से बच्चे सुनते। तो कनेक्ट, एंड सेकेंड इज काउंसलिंग। You are as a friend, as a philosopher, as a guide, as per the need of the child. मैं अपनी केमिस्ट्री क्लास में किसी की खिड़कियों में झांक के ये देख लेता था ये बच्चा मेरा आज परेशान है। मैंने क्लास में बोलता बेटा केमिस्ट्री लैब में मेरे से मिलना, तो वो रो पड़ते थे बच्चे। बोले सर आप ये बताओ आपको कैसे पता चल जाता है कि हम परेशान हैं। मैंने कहा बेटे आपकी जो खिड़की है ना वो झांक के, जब बच्चा घर में घुसता है ना तो चेहरे को देख के मां पहचान जाती है कि आज इसके बहुत अच्छे नंबर आए या आज इसके बहुत कम नंबर आए। तो उन बच्चों के साथ एक आपका जो एक एज ए फ्रेंड, एज ए फिलोसफर, एज ए गाइड जो कनेक्ट बनता है, दैट कांस्टेंट काउंसलिंग इज नीडेड। काउंसलर एज पर द नीड ऑफ द चाइल्ड, किसको क्या करना है। आपका एक शाबाशी का हाथ बच्चे के साथ वो जीवन में इतने क्रांतिकारी परिवर्तन ला देता है। बच्चा कहता है कि मेरी चाहे जान निकल जाए लेकिन मैं आपका सर नीचे नहीं होने दूंगा। Connect, counseling, and the third utmost important is constant motivation. You need child to give constant motivation. और एक मेरी सभी साथियों से अपील है कि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग टीचर्स की होती है, एक टेस्ट में अगर 0 नंबर आ गए या बहुत कम नंबर आ गए तो उसको लाइफ से कनेक्ट कर देना कि अब तो तेरा कुछ नहीं हो सकता। मतलब उसकी पूरी जिंदगी 0 कर दी हमने। भाई वो मेरे पिछली बार टेस्ट में मैं नहीं पढ़ा, खेलता रह गया या कहीं कुछ हो गया, तो वो मेरे बीते हुए कल का रिजल्ट है, उससे पूरी जिंदगी से मत जोड़ो। वो अगले टेस्ट में मैं पढ़ा, पूरे नंबर आ गए। सो दिस इज इट। तो जो हमारा बच्चे को जो एक मोटिवेशन है उसके रीजन में झांकना है कि प्रॉब्लम कहां पे है। जब तक उससे हम प्रॉब्लम नहीं जानेंगे तो वी कैन नॉट डिलीवर बेस्ट। तो कनेक्ट, काउंसलिंग, कांस्टेंट मोटिवेशन, एंड फोर्थ सी इज क्रिटिकल थिंकिंग। मैं साइंस वालों से कई बार सवाल करता हूं कि न्यूटन साहब पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब उनकी खोपड़ी पे गिरा, क्या उनकी खोपड़ी पे सेब गिरने से पहले क्या सेब आसमान में उड़ते थे? गिरने के बाद ऊपर ही नीचे ही तो आते थे, लेकिन क्योंकि उसकी खोपड़ी पे लगा तो उसने कहा ये नीचे ही क्यों आ गया, ऊपर क्यों नहीं चला गया। लॉज बना दिए, मिसाइल्स और सैटेलाइट्स, दुनिया भर के प्रोग्राम्स। जेम्स वाट जो स्कूल नहीं जा रहा है, घर पे चाची को परेशान कर रहा है, मोटे दिमाग में या तो कोई बात घुसती नहीं और घुस जाए तो निकलती नहीं। पाप से ढक्कन गिर गया, कितनी बार गिरे होंगे ढक्कन, उसने कुछ रख दिया, फिर गिर गया, फिर गिर गया। स्टीम हैज पावर। उस बंदे ने स्टीम इंजन बना के, जेम्स वॉट ने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स बदल दी। यहां की चीज वहां बिकने लगी, वहां की चीज वहां बिकने लगी, अर्थशास्त्र बदल गया दुनिया का। We have to give a space. Sky is the limit. बच्चों को अनंत में जो क्रिटिकल, कई बार हमें लगता है यार मैं 30 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ऐसा आंसर तो मैंने आज तक नहीं सुना देखा। बच्चा कहता है सर ये आप इतनी देर से कर रहे हो, इसको ऐसे क्यों कर रहे हो, ये तो थोड़ी देर में ऐसे ही हो जाएगा। तो वो जो क्रिटिकल थिंकिंग है बच्चे की, उसको हमें अप्रिशिएट करना है। एंड द लास्ट, फिफ्थ सी, विच इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है कि वो हमारा टेस्ट है, एज अ टीचर टेस्ट है, दैट इज द क्यूरियोसिटी। अगर मेरी क्लास के बाद बच्चा ये कहे कि सर मैम इसके बाद क्या हुआ, एज ए टीचर मैं पास हूं, तो बेटा ये बात और कल बताइए, राइट। तो दैट हैज टू बी द प्लानिंग। तो जो हम चाहते हैं और चीजें सब अवेलेबल है हमारे पास, जो बच्चे हैं उन बच्चों की पैरवी करने वाला कोई भी नहीं है। दे आर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। हमारे तो जिस दिन से प्रेगनेंसी कंसीव होती है तब तक हम देखते हैं, जब मैं एफओ स्कूल में था तो दिल्ली की क्या वर्ल्ड की एलीट क्लास के बच्चे थे, एक बच्चे के साथ 13 गाड़ी आती थी, 13 कार्स विद 1 चाइल्ड। और जब मेरी पहली पोस्टिंग तुगलकाबाद एक्सटेंशन में हुई, विलेज में, यहाँ एक्सटेंशन में, तो मेरे कपड़े गीले हो गए।
स्कूल में बिजली नहीं, पानी नहीं, डेस्क नहीं, कुछ भी नहीं। तो अगर मेरा लियन होता तो मैं वापस चला जाता। वाइफ मेरी डे बोर्डिंग में टीचर है। तो मेरे फादर ने, ही इज रिटायर्ड एज क्लास 1 ऑफिसर, वो थोड़े से आध्यात्मिक टाइप के हैं। तो मैंने कहा पापा बड़ा मुश्किल है, यहीं चलते हैं, जैसे काम चल रहा है ऐसे ही चल रहा है। बोले कमाल है यार, दुनिया क्लास 1 अफसर बनने का ख्वाब देखती है और सरकार तुम्हें मौका दे रही है, तो रिटायरमेंट के बाद किसी मंदिर धर्मशाला में कुर्ता पजामा पहन के सेवा करेगा, क्या फायदा। अरे अब मौका मिला है, चैलेंजेस तो हर जगह हैं, प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप सब ऐसे ही करते रहेंगे तो सिस्टम को फिर कौन करेगा, कौन। तो मैंने कहा बड़ा मुश्किल है। खैर एनी हाउ, लेकिन मैं जब पीछे मुड़ कर देखता हूं तो जिंदगी में पूरी उम्र में खाली वो 2-2.5 साल जो तुगलकाबाद के, मुझे लगता है कि मैंने वही काम किया, राइट। मतलब वहां बिजली, पानी, डेस्क, रिजल्ट बहुत बढ़िया, 90% से ऊपर पहुंच गया। 30-40% रिजल्ट था जब मुझे मिला। तो IIM कलकत्ता जाने का मौका मिला। और वो आज भी वो बच्चे, वो गांव के लोग, वो जो और सब हैं, तो ये हिस्सा बिल्कुल सांवला सा हो गया। इधर की तरफ बुरा हाल था। सुबह 6 बजे मॉर्निंग शिफ्ट का स्कूल था, तो कई बार 9-10 बजे तक घर पहुंचते थे। तो लेकिन वो जो कनेक्ट है, जब वो कनेक्ट होता है तो आपको एक अलग एक आनंद है, उसकी कोई मैचिंग नहीं है। दैट इज इट। तो अगर मैं 2-3 चीजें कहता हूं। टीचर के लिए आई मे बी द गोल्ड मेडलिस्ट, यूनिवर्सिटी टॉपर, बहुत बड़ा स्कॉलर, वो एक बात है। बट हाउ टू इन्फ्यूज नॉलेज इन चाइल्ड, ये एक अलग फैकल्टी है। जब तक आप बहुत अच्छे तरीके से अपने लेसन को प्लान नहीं करते, तब तक उसे जॉयफुल, इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल वे में डिलीवर नहीं कर सकते। सिलेबस तो पूरा हो जाएगा, कोर्स तो पूरा होता ही है, लेकिन बच्चा ये कहे कि वाओ मजा आ गया सर, मैं मजा आ गया आज, तो वो जो खुशी है वो आपको एक अलग आनंद देती है। तो मेरा टीचर अगर तैयारी करके जाता है तो मैं समझ रहा हूं व्रत, त्योहार, धर्म, किसी की और जरूरत नहीं है। जो टीचर अपने लेसन प्लान को, एंड यू आर द जॉकी, यू आर द कैप्टन, आपको 10 नहीं 5 पॉइंट्स पढ़ाने, आप आराम से पढ़ाइए। तो टीचर एंड टॉट की जो मैंने देखा कि एज पर द नीड ऑफ द चाइल्ड, हो सकता है मेरे आउटस्टैंडिंग बच्चे हों, मेरे एवरेज बच्चे हों, वो मुझे अपना पेस अपने हिसाब से सेट करना है। तो मेरी सभी साथियों से अपील है कि नोट्स अपने सब संभाल के रखो। मेरा अपना जो तरीका मैं अक्सर कोट करता हूं, आई कॉल इट कॉम्बिंग ऑपरेशन। जैसे मेरा केमिस्ट्री था, तो मैं, घर वाले सो रहे तो सुबह 4-5 बजे उठ के अपना एक्सरसाइज वगैरह करके डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ना, और हाँ बस ठीक। एनसीईआरटी की बुक को मैंने बार बार पढ़ना, और आई वॉज द जूनियर मोस्ट लेक्चरर, 3 केमिस्ट्री लेक्चरर्स थे, तो वो मेरी किताब ले जाते थे। मुकेश तेरे को तो किताब की जरूरत नहीं है यार। तो मैं किताब को इतनी बार पैराग्राफ को पढ़ता था कि मेरे बच्चे के लिए इसमें कौन सा कीवर्ड है, उस कीवर्ड को कर्ली ब्रैकेट लगा के मैंने पैराग्राफ पे लिख लिया, ताकि मेरे बच्चे के पास उतना टाइम, उसे 5 सब्जेक्ट पढ़ने। मैं उसको जैसे ही क्लास में घुसा, मैंने ऐसे उसको बोला बेटा ये चैप्टर नंबर 5 खोलना जरा, इसके 81 पैराग्राफ्स हैं, 81 पे नंबरिंग डाल दो और सब पे कीवर्ड लिखते जाओ, मैं बोलता जा रहा हूं आपको, लेकिन उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। इतना पढ़ना है पैराग्राफ की, बच्चे के लिए कीवर्ड क्या मिलेगा। आई कॉल इट एज ए कॉम्बिंग ऑपरेशन। ये कॉम्बिंग ऑपरेशन आपने एक बार अगर कर लिया तो आपकी एनसीईआरटी बुक बढ़िया एक टेक्स्ट बुक की फॉर्म में आपकी हो जाएगी, और बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगेगा। एंड इस तरीके की जब आपकी एक कंटेंट तैयार हो जाएगी तो बच्चा वो कहेगा विद्या की परिभाषा क्या है, जो मेरे कंठ में है, जो मैं बोल सकता हूं, जो मैं लिख सकता हूं, जो मैं समझा सकता हूं। तो जब आपने इस तरीके से उसे डिलीवर कर दिया तो वो कहेगा अब तो मैम पूरी तैयारी है मेरी, हर पैराग्राफ मैंने स्कैन कर रखा है, आप बीच में से कहीं से भी एक्सरसाइज के अलावा कहीं से मेरे से कुछ पूछ लीजिए, आई एम एबल टू आंसर। तो ये तो एक हमें प्रैक्टिस अपनी करनी पड़ेगी, अपने नोट्स, कंटेंट्स जितनी भी है उनको संभाल के रखना है, किस टॉपिक को कैसे डिलीवर करना है, किस तरीके से करना है। और अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें मुझे तकलीफ है तो बिना झिझक के साथियों से शेयर करना है कि यार ये टॉपिक में इतना मजेदारी नहीं आ रही अभी, तो इसको कैसे, हाउ टू एड्रेस इट। तो उन दूसरों से भी हमें सीखना है अब, लेकिन मेरे बच्चे को वो अल्टीमेट चीज मिले, ये मेरी कोशिश होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अगर हमारी इस तरीके से जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स हैं उनको हमने कर रखा है तो बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी आसानी और बड़ी मदद होगी उसको, क्योंकि हम लोग भी बोर्ड की कॉपियां चेक करने जब जाते हैं
तो हमें इवैल्यूएशन पॉइंट्स मिलते हैं, हम ये ढूंढते हैं कि ये बच्चे ने पॉइंट्स कहाँ लिखे, उसके आधार पर उसको नंबर देते जाते हैं। तो बच्चों के साथ हमारा एक तो ये, और बच्चों में 3 हैबिट्स को इनकलकेट करना बहुत जरूरी है और उसको बार बार रिपीट करना। एक तो संयम, एक संकल्प और एक स्वाध्याय। अगर ये 3 चीज हम बच्चों में घुसा पाए तो वो अपने आप अपनी मंजिल पालेगा, मंजिल खुद ब खुद चल के आएगी, उसके कदम चूमेंगे। बच्चे में संयम हो, संकल्प हो और स्वाध्याय हो, ये 3 हैबिट्स हमें उसमें इन्फ्यूज करनी है। और उसके अलावा 3 चीजें जो मेरा मानना है, कई बार बच्चों के माइंड में भी ये सवाल चलता है कि यार ये मेरा साथी A+ लाता है 100 on 100 और मेरे को पास होने के भी लाले पड़ते हैं। तो उसकी तरीके में फर्क है ना, उसके संयम संकल्प स्वाध्याय में फर्क है। बच्चे को बताओ कि बेटे बिना पढ़े क्लास में आना पाप है। अगर पढ़ के आएगा तो 33% की फाइट होगी उसकी। 3-4 पैराग्राफ या 4-5 पॉइंट्स ही हम लोग क्लास में कवर करते हैं कि ये 5 पॉइंट्स बेटे हर सब्जेक्ट के पढ़ के जाओ और पेंसिल, क्लच पेंसिल जेब में लगाने की आदत बना दो। पढ़ते टाइम पेंसिल जरूर हाथ में होनी चाहिए ताकि कोई भी डिफिकल्ट वर्ड या कुछ भी आए तो उसको सर्कल कर ले, ताकि क्लास में मैं अपना फोकस अच्छे से करूं। तो 33% फाइट हो गई अगर बच्चा पढ़ के आया। नंबर 2, क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा है तो उनको बोलो बेटा फोकस ऐसा होना चाहिए जैसे चील का होता है। चील का कैसा होता है? गर्मी की चिलचिलाती धूप में जब 55 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर होता है तो चील चिलचिलाती धूप में दोपहर को देखती है तालाब में मछलियां कहां फुदक रही हैं, ऊपर से फोकस करती है, मछली यूं फुदकी और वो पंजे से पकड़ के खा जाती है। तो बच्चों को बोलना है कि बेटे यू हैव टू बी हंटर। आपका टीचर जब पढ़ा रहा है क्लास में तो वो चील वाला, हंटर वाला फोकस होना चाहिए, कोई भी पॉइंट मेरा मिस ना हो। यहां 33% की फाइट हो गई, राइट? अगर बच्चे ने ध्यान से सुन लिया है टॉपिक को बिल्कुल फोकस करके, तो 2/3 इज गॉन, 1/3 इज लेफ्ट। कि बेटे जाओ हल्का फुल्का खाओ, रेस्ट करो थोड़ा सा, लेकिन फिर क्लिप बोर्ड में पहले कागज लगा दो। ये हैबिट में बनाओ और जो पॉइंट्स आज आपने करें जितने भी, उनको याद करो, कंठ में टिकाओ। उनको ये मोटी मोटी बात बता दो कि बेटे विद्या वो है जो कंठ में है, जो मैं बोल सकता हूं, लिख सकता हूं, समझा सकता हूं, वो विद्या है। और इसके साथ एक और उनको बताओ कि स्वदेशी पूज्यते राजा, राजा अपने देश में पूछता है खाना, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान पूरे देश में पूछता है, विश्व में। मनमोहन सिंह जी जिन्हें हम मौनी बाबा यहां कहते थे, आई रिमेंबर 2008 में जब वर्ल्ड रिसेशन आया तो दूसरे देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कागज कलम लेके 1 घंटे पहले आगे की लाइन में बैठने के लिए दौड़ते थे, क्योंकि देश बचाना है। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वो और उनकी क्या इज्जत है ये बाहर पता चलता है। अगर उस 2008-9 के आसपास या 1990 की बात, जब IMF के चेयरमैन थे वो, आई रिकॉल दोज डेज, मनमोनोमिक्स इस तरीके के जो हिंदुस्तान का आज हम देख रहे हैं, वो टर्निंग पॉइंट वो उस दौरान का था। तो IMF के चेयरमैन थे, तो वो कई बार लोग यहाँ आते थे प्रोजेक्ट्स देखने, तो वो एक बात कहते थे, आई रिकॉल दैट लाइन पर्टिकुलरली, कि वी आर इन द इन्फेंसी। 47 में या 50 में हम आजाद हो गए, लेकिन अभी हमें 90 में 40 साल हुए हैं, तुम्हें 400 साल हो गए, हमें थोड़ा सा टाइम दो। और आज दुनिया उस टर्निंग पॉइंट को, जिन्होंने गुड़गांव या नोएडा 30 साल पहले, या दिल्ली में ही कोई 30 साल पहले आया होगा अगर, तो एम्स पे या धौलकुआं पे वो घूम जाएगा, बोले यार दिल्ली पूरी बदल गई, राइट? तो यही सिनेरियो दुनिया का है। और ऋषि सुनक का होना, ये भी मतलब वी हैव द वर्ल्ड ग्लोबली इज एक्नॉलेजिंग। आई रिमेंबर A ब्लॉक में डिफेंस कॉलोनी में एक बार हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी आए थे, याद है किसी को? A ब्लॉक डिफेंस कॉलोनी का, हाँ आपको याद है। ही टोल्ड दैट इंडिया विल बी वर्ल्ड नंबर 1, क्योंकि वो दमखम जो है बच्चों में, वो तो काबिलियत बोलती है। अभी तक ये चल रहा था कि भाई जो नंबर 1 पोजीशन है वो नहीं देनी, लेकिन अब ना वो तो स्वदेश सर्वत्र पूज्यते वाली बात जो है, तो बच्चों को ये बताना है कि बेटा एक बार बस, खाली जैसे वो बरगद का बीज होता है ना, सरसों राई कोदो जैसा बहुत छोटा सा होता है, लेकिन ये सत्यता है कि इतना बड़ा विशाल काय अस्तित्व बरगद के पेड़ का उस बीज में छिपा हुआ है।
गांव के लोग पूजा करते हैं, उसको भी प्रकृति के नियम को फॉलो करना है। उस बीज को मिट्टी में जाना है, जहां गोबर है, मिट्टी है, बदबू है, गीला है, पानी पड़ा हुआ है, वो चुपचाप शून्य करके अपने आप को वहीं रखता है। फिर धरती का सीना चीर के 1 पत्ती, 2 पत्ती, 4 पत्ती, और फिर वो पेड़ बनता है। सब गांव के लोग उसकी पूजा करते हैं। तो बच्चों को कहना है कि बेटा ये गेस्टेशन पीरियड है, ये जो पीरियड है हमारी लाइफ का, इसमें संयम, संकल्प, स्वाध्याय की जरूरत है खाली। और ये जितनी मेटालिक चीजें हैं ये तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे बच्चे, एक मेरा फ्रेंड था, वो जीके में था, तो एक दिन घर गया तो कहता है सर बीवी बच्चे एक तरफ कर दे, बाकी सब कंपनी का है, ये घर, नौकर चाकर, गाड़ी वाड़ी, अलबल। तो विद्या की कितनी बड़ी कीमत है। उन बच्चों को ये कहना है कि बेटे अभी सुखों का जो त्याग है अभी, क्योंकि चारों तरफ मेटालिक चीजें, जो कॉमर्शियल एंगल है, मैं बूढ़ा जिसके बाल पक गए, उसका विवेक कम पड़ रहा है, तो एक नन्हे से बच्चे से हम क्या अपेक्षा करेंगे। मुझे एजुकेशन 2 लाइनों में समझ आता है। वॉट एवर इज एक्सेसिबल इन द एयर, दैट इज एजुकेशन। जो कुछ भी एक्सेसिबल है वो एजुकेशन है, उसमें प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है। तो हमें बच्चे को 3 पॉइंट्स पर नर्चर करना है एज ऑन टुडे, चाहे मेरा बच्चा है या मेरे स्टूडेंट्स। माई चाइल्ड हैज टू बी फिजिकली फिट, utmost नीड ऑफ द आवर। अगर उसकी उम्र के 100 बच्चे दौड़ रहे हैं तो कम से कम मेरा बच्चा 50वें नंबर पे आए, ये मेरी अपेक्षा है। मैं ये नहीं कर 1 नंबर पे आ जाए, कम से कम 50वें नंबर पे आए। चाइल्ड हैज टू बी फिजिकली फिट। नंबर 2, मेंटली अलर्ट। लाइफ के डूज एंड डोंट्स उसको बोलना है कि बेटा इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। और एक एग्जांपल मोटा सा दे रहा हूं, मैं डीटीसी की बस में चढ़ा, कंडक्टर को 100 का नोट दिया कि भैया मुझे वहां जाना है, टिकट दे दो। उसने 20 के बजाय 10 रुपए की टिकट दी, मैंने जेब में रख ली। आगे उतरा तो एटीआई ने कहा टिकट, मैंने टिकट दिखाई, उसने कहा ये तो पहले ही खत्म हो गई, चालान काट दे 300 रुपए का। मैंने बहुत देर कहा, मैंने कहा भाई साहब मैंने तो 100 रुपए दिए थे, बट ही विल नॉट लिसन, उसने तो काटना है। तो बच्चे को ये बताना है बेटे कि ये हमें जानना है, व्हाट आर डूज एंड डोंट्स ऑफ द लाइफ। तो जो फिजिकली फिट, दूसरा मेंटली अलर्ट, तो उसको मेंटली अलर्ट बच्चे को बताना है कि देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दैट। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट आई फील, स्पिरिचुअली साउंड। वही ईश्वर जो अदृश्य है, जो ब्रह्मांड को, दुनिया को, सबको चला रहा है ऑटोमेटिक मोड में, उससे यह प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो, इतनी ताकत दो। मुझे तो इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई बच्चा, बूढ़ा, औरत, जवान ऐसा नहीं लगता जिसको ये ना पता हो कि गलत क्या है, सही क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं कर रहा हूं क्योंकि दिमाग अंदर से बहाने ले लेता है, सब कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूं। तो एक नन्हे बच्चे से क्या अपेक्षा करेंगे। तो थर्ड एटमोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअली साउंड। अगर एक स्पिरिचुअलिस्ट, कई बार हम अपने आप को बच्चों के सामने बौना महसूस करते, तो ये 3 हमारे ऑब्जेक्टिव्स दे आर मस्ट फॉर टुडे। डेली अब हमारी हैप्पीनेस में और उसमें जो मेडिटेशन हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है। तो वो एक आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है, क्योंकि मेटालिक चीजें मार्केट में, हम तो, मैं कई बार हंसता हूं कि ऑल वी आर डूइंग क्लीनिंग अबव द कारपेट, नॉट बिलो द कारपेट। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक हर न्यूज, हर चैनल, हर एक में सेक्स, वायलेंस, ड्रग्स, अलबल, ये सब चीजें। क्यों, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स। एक बच्चा है, घर में ही 2 बच्चे हैं, दोनों की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, उसको 4 बच्चे अच्छे मिल गए तो वो अलग बन गया, 4 बच्चे बुरे मिल गए तो अलग बन गया। तो व्हाट एवर इज देयर, तो वो जो एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो बच्चे के अंदर होना बेहद जरूरी है। तो मेरा ये मानना है सभी साथियों से कि हम इन अच्छे कैरेक्टर्स को, एक बार किरण बेदी को हमने अपने यहाँ चीफ गेस्ट बुलाया और मैंने कहा मैम बच्चे छोटे हैं, तो उन्होंने जो बढ़िया बात शेयर की वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि लोग पूछते हैं कि आप इस एज में इतनी बबलिंग और इतनी पैपी कैसे हैं। तो मैं जवाब देती हूँ कि जो मैंने स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ा वो सब भूल भाल गए, लेकिन जो मेरे टीचर्स ने और मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे अंदर बचपन में आदत डाल दी, उन आदतों का मैं खा रही हूं। शी सेड कि आज भी अगर मैं कहीं जाती हूं तो मेरे बैग में 2 चीज जरूर होती हैं,
एक स्किपिंग रोप, कूदने वाली रस्सी। डेली सुबह योगा करने के बाद मुझे डेली रस्सी कूदनी है, ये मेरी डेली की रूटीन है। दूसरी तरफ बैग में होती है बुक। सोते टाइम चाहे मैं 1 पन्ना पढ़ूं या 10 पन्ने, मैंने किताब पढ़नी है सोते टाइम जरूर। इन 2 आदतों ने मुझे इतना एनरिच कर दिया है कि मुझे हर चीज एक नॉर्मल लगती है। शी गेव 3 मैजिक वर्ड्स टू द चिल्ड्रन: ग्रो, गुड हैबिट्स। जब तक करते जाओ, जब तक करते जाओ, जब तक वो आदत ना बन जाए। तो दिस इज वंडरफुल। और एज ए टीचर, हम लोग भी पढ़े हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज में कि टीचर का जो रोल है वो बड़ा डिफरेंट होता है। एक सबसे बड़ा घर में रोको और टोको। कई बार वो बुरा सा लगता है, लेकिन नहीं, लगातार। फिर वो ये कहता है यार ये तो ऐसे जैसे जूते में नीचे बबलगम चिपक जाती है ना, रगड़ते रहो छूटती नहीं, ये तो चिपक गया, अब तो ये काम करना पड़ेगा, दिस हैव टू बी डन। तो वंस वी कमिट देन वी सी द रिजल्ट, और बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि अभी जो कुछ पॉइंट्स हमारे हैं, एक तो हमारा अभी ये मिड टर्म का रिजल्ट आ जाएगा। डिप्टी सीएम सर ने एक मीटिंग रखी है 5 तारीख को, कल उसका सर्कुलर आ गया है, ऑफिस में ही रखी है, सचिवालय में। तो उसमें उनकी यही है मेन स्ट्रेटेजी कि 2 साल का जो एक लर्निंग गैप रहा है बीच में, उसके बाद पहली बार लगातार स्कूल खुले हैं। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे बच्चों को हाउ टू इम्प्रूव द रिजल्ट। दूसरा, एक अटेंडेंस का बड़ा एक सेंसिटिव सा इशू है। आई रिमेंबर मेरे डिस्ट्रिक्ट में 2 घटनाएं हुई और कई बार मुझे भी लग रहा था कि अटेंडेंस के पीछे इतना रोना पीटना क्यों हो रहा है। तो पता चला कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है DCPCR का, उसमें बच्चा नहीं आया तो टीचर ने मैसेज किया पेरेंट्स को, पता चला बच्चा तो सुबह घर से गया हुआ है। तो इमीडिएटली इट वाज फ्लैश्ड ऑल ओवर इंडिया, पुलिस स्टेशन, एयरपोर्ट वगैरह सब। तो वो बच्चे मिल गए, बच्चे वापस आ गए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको, क्योंकि हम उस दर्शन से, उस एंगल से नहीं सोचते बात को, तो बहुत बड़ा मुश्किल है। हम लोग कागज़ पे माँ बाप रह गए हैं, बस बड़ा मुश्किल है। बड़े बच्चों के साथ तो इतना है कि बस ATM, दैट्स ऑल। मैं तो इतना ही मानता हूँ खाली। बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना हवा पानी मिट्टी के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, अवेलेबल है, एक्सेसिबल है। दे आर नॉट रेडी टू लिसन। जो 4 दोस्त उनके कह रहे हैं बस वही बात ठीक है, बाकी सब बात बेकार है। तो मेरा ये है कि एक तो अटेंडेंस वाले पे आप अपना प्रॉपर वर्क रखें। डायरेक्टर साहब ने भी कल परसों मीटिंग ली थी, तो उसमें भी यही कहा है कि हाउ टू इंक्रीज अटेंडेंस। आपके एनुअल डे का फंक्शन हो या कुछ भी हो, क्लास वाइज जो जिन बच्चों की बहुत अच्छी अटेंडेंस है उनको अप्रिशिएट करना है। और डेली अपनी क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। व्हाट्सएप ग्रुप में सब क्लास एक साथ इकट्ठी होकर एक सेल्फी ले लें या फोटो ले लें और उसको अपने ग्रुप में डालना है। तो जब वो बच्चा डेली घर जाके अपनी फोटो देखेगा तो उसको लगेगा कि यार मेरी इसमें से तस्वीर मिसिंग है, अगर मैं भी होता इस ग्रुप में तो मेरी फोटो भी इसमें होती। तो दीज आर द वेज, दीज आर सम एग्जांपल्स। तो हाउ टू मेक द अटेंडेंस बेटर। और बाकी जो 10th और 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए CBSE ने जो सैम्पल पेपर्स हैं, हमारी कोर एकेडमिक यूनिट का जो सपोर्ट मटेरियल है, और जो लास्ट ईयर जिन बच्चों ने 100% मार्क्स स्कोर करे हैं या A1 स्कोर किया है, उनकी कॉपीज एज एग्जाम्पल बच्चों को इस तरीके का ओरिएंटेशन देना है कि हाउ टू राइट एग्जाम, आंसर कैसे लिखना है, फालतू की बात लिखनी नहीं और मतलब की बात छोड़नी नहीं, एक बात। दूसरी, एग्जाम में पेपर पढ़ने के बाद वो जैसे प्रेशर कुकर खुलता है और ढक्कन से भाप निकलती है, ऐसा होता है, साइकोलॉजिकल एड्रेनलिन रश उस टाइम होता है बॉडी के अंदर। उसको बोलो कि लेट इट सेटल। और मान लो तुम्हें 70% आता है, 30% नहीं आता, तो ऐसा भी हो सकता है 30% की चिंता करके 70% गड़बड़ हो जाए। उसको बोलो कि 70% में 100% बढ़िया करना है, उसमें कोई गलती ना हो, टीचर कितने ही जोर लगा ले कहीं लाल कलम का निशान ना हो। उस कंटेंट को बढ़िया बेहतर तरीके से ओवर राइटिंग नहीं करनी, गैप लेके लिखना है। जैसे हम लोग जाते हैं बोर्ड में कॉपी चेक करने, तो वो एक उसको बच्चे को, एंड यू शुड बी हैप्पी, एक पानी की बोतल अपने साथ रखो, जब भी आपको ऐसा लगता है हैव 2-3 सिप्स ऑफ वाटर, यू विल बी रिलैक्स्ड, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें बच्चों के साथ बी एज ए फ्रेंड, एज ए फिलोसफर, एज ए गाइड। और फिर वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि घिया की सब्जी पसंद नहीं है, कोफ्ते सबको पसंद है। तो कंटेंट के ऊपर जितना काम होगा, एंड यू आर द जॉकी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आज ये 5 पॉइंट नहीं होंगे, आज ये 3 होंगे, 3 करो। मैंने देखा जिंदगी में 2 काम, एक खाना बनाना और एक पढ़ाना।
ये दोनों आत्मा के धंधे। बीवी 56 भोग न बनाए, नमक के पराठे बना दे, कई बार प्रभु के दर्शन उसमें भी हो जाते हैं। राइट? ऐसे ही पढ़ाने का आप 10 पॉइंट मत पढ़ाओ, 2 पढ़ा दो, बच्चे कहते हैं वाओ मैं मजा आ गया आज। राइट? तो ये ऑटोनॉमी जो है ये आपकी है। राइट? बाकी कैसे और क्या है वो मेरा सिर्फ एक ही है खाली कि द वे द टाइम यू गेट योर कनेक्ट मेड द थिंग्स आर टॉप। राइट? थैंक यू वेरी मच। इतनी कम ताली के लायक तो नहीं बोला। पता लगना ये यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जो अपने अपने स्कूलों में क्लीन है और सारे इनिशिएटिव को अपने कंधे पे लेके चलते हैं। तो नहीं सर, हम इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि हम बस अंदर ही लेते जा रहे थे देखा तो उन्हें सर भी ना झुकाना रहा यार। 1 मिनट ऐसे थोड़ी, फिर तो माइक पे बोल दीजिए। देखा उन्हें तो सर भी ना झुकाना रहा यार, असली नमाज आज हमसे अदा हुई। तो सर हमें तारीफ नहीं बताई तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने आत्मसत नहीं किया। आज 39 साल में पहली बार ऐसा लगा मुझे, 39 साल की मेरी नौकरी हो गई है, अभी रिटायरमेंट है मेरी, तो ऐसा लगा कि कोई मेरे मन की बात कह रहा है कि क्योंकि मैं हमेशा बात करती हूँ। अगर आज हम कुछ हैं, अपनी तो मैं जानता हूँ, अगर हम कुछ हैं तो अपने बच्चों की वजह से और अपने साथियों की वजह से जिनके साथ हमने काम किया। आई रिमेम्बर कि मेरे स्टाफ रूम में इस बात की लड़ाई होती थी, मुकेश यार तू चाय मेरे साथ पिएगा, नहीं यार तू इधर मेरे साथ बैठे, क्योंकि तू 2-4 बात जो करता है यार वो बड़ी हिलाने वाली बात होती है। तो वो मुझे तो सामान्य सी लगती थी। तो दिस इज इट, तो दिस इज ऑल द वे। थैंक यू। हाँ, संज्ञा शून्य हो गए, बहुत बढ़िया। देखिए दोनों ही बात अपनी जगह ठीक है। वो जिन्होंने ताली बजाई वो भी बढ़िया, और जो आत्मसात में इतने तल्लीन थे कि वो याद ही नहीं रहा कि कहाँ तक जाना है, तो वो भी अपनी जगह ठीक है, और उनके लिए भी ताली बजा दीजिए जो इस तरह ही स्थिति में थे। तो यहाँ सर का एक और अच्छी बात बताता हूँ मैं। शॉर्ट नोटिस पे कल दोपहर 1 बजे फोन किया गया, सर ने हाँ किया और बोला टाइम थोड़ा सा उपाध्याय जी मैं थोड़ी देर में देता हूँ, और उसके बाद टाइम दिया, सारा प्लान हो गया और आप सारे यहाँ पे बैठे हैं। अपने लिए भी बजा लीजिए कि आप भी आ गए हैं। तो ये एक अच्छी बात है सर की, हमेशा पॉजिटिवली लेते हैं और कहते हैं कि नहीं उन लोगों के साथ मुझे जरूर बात करनी है जो अपने अपने स्कूल को इस तरह से चला रहे हैं। तो सर का पुनः एक बार धन्यवाद। सर मैं एक यहाँ पे मार्क ऑफ रेस्पेक्ट रखा हुआ है सर। ये सब आगे, इससे बड़ा रेस्पेक्ट कुछ नहीं। सर ये थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज भी है, इसको भी हम निभाई लेते हैं। वो है सर हमारे मीडिया टीम से हैं। सिस्टम की ही मीडिया टीम है। बिस्किट भी पेट में पत्थर की तरह पड़ा रहता है, और जिस दिन बुखार उतरा उसी दिन माँ से कि माँ कुछ चटपटा सा बढ़िया खिला, फिर शुरू हो गए। तो एंजाइम्स दे आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो STE 3 हो गए, अब आया M इज फॉर मेटाबॉलिज्म। दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। माँ बचपन में खूब खिलाती थी कि बच्चा थोड़ा मोटा हो जाए, राइट? तो हमारा मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई था, खेल के आए फिर खा लिया, खेल के आए फिर खा लिया। तो मेटाबॉलिज्म इज कंपोज्ड ऑफ 2 थिंग्स। कैटाबॉलिज्म मींस कटिंग, एनाबॉलिज्म मींस सिंथेसिस। कैटा प्लस एना इज इक्वल टू मेटा। तो वो हमारा रेट धीरे धीरे एज के साथ वो स्लो होता गया, और जुबान पे जो जायके थे वो बढ़ते चले गए। तो वो हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है, वो भी हमारी प्रोटीन्स का एक बहुत बड़ा फंक्शन है। तो इफ यू वांट योर मेटाबॉलिक रेट टू बी गुड, तो आपकी जो प्रोटीन रिच डाइट है वो होना जरूरी है। STE M and A, the most important एंटीबॉडीज। इस कोरोना काल में लोगों ने बड़ा ये बात समझी कि यार हेल्थ का कितना इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर वाले लोग थे, ज्यादा एज वाले या जो जिनको तकलीफ थी, वो पहले निकल गए, राइट? तो लोगों को फिटनेस के प्रति थोड़ी सी एक सेंसिटिविटी पैदा हुई। तो एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर
अगर प्रोटीन्स के हैं तो आपका आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत मजबूत होगा। तो बच्चों को जब हम ये 5 पॉइंट्स ऐसे करके बताते थे कि बेटा आप भूल जाओ, बोले सर अब कैसे भूलेंगे, अब तो 2 नंबर का एक सवाल हो गया। और लाइफ में आज का जो बच्चा है वो कहता है कि पापा मम्मी या सर ये क्यों, वाई का रीजन जब हम उसे रैशनलाइज करके लाइफ से कनेक्ट करके देते हैं तो वो उसको हमेशा याद रहता है। तो स्टेमा, एक वर्ड याद रखा उसने स्टेमा, उसका 2 नंबर का सवाल हो गया। तो ये टीचर की एक्सरसाइज है। ऐसी बहुत सारे सवाल होते थे, ज़ेब्रा कर दिया, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी का 2 नंबर का क्वेश्चन है। बच्चों को मैं तो अपने केमिस्ट्री में ये करता था कि जो बच्चा ये कह रहा है यार प्री बोर्ड में फेल हो गया, मैं केमिस्ट्री का एग्जाम अब नहीं दूंगा बोर्ड, मैंने कहा बेटा सिर्फ 5 दिन मेरे पास केमिस्ट्री लैब में आ जा, सिर्फ 5 दिन 2-2 घंटे के लिए याद करके और आके सुना दे और आराम से 60-70% मार्क्स थ्योरी में आ जाएंगे। यानी आप एक संस्थान है, यू आर एन इंस्टीट्यूट। जो मेरा आईसीयू में बच्चा है उसको कैसे मुझे जनरल वार्ड में लाना और कैसे दौड़ाना है, ये मेरे माइंड के अंदर एक स्ट्रेटेजी तैयार होती है। किसको क्या देना है, 38 में से 32 बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट हुए, वो एक अलग कंटेंट, एक ये उसके फेल होने के पास होने के लाले पड़ रहे हैं। तो एज अ टीचर यू हैव टू वर्क एज अ जॉकी, कैप्टन ऑफ द शिप, जॉकी ऑफ द शो। तो किस बच्चे को क्या डिलीवर करना है। तो पिछली मीटिंग में मैंने यही बात कही थी कि अगर वास्तव में अगर हम सत्यता में डिलीवर करना चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी एक बच्चे के साथ एक कनेक्ट बनाने की जरूरत है। और उसके लिए मैंने 5C का फॉर्मूला पिछली बार दिया था। मैं कहता हूं इस दर्शन को अगर एक टीचर किसी तरीके से अपनी आत्मा में रचा बसा ले, एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन मेरे दिमाग में अभी स्ट्राइक करी, आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, और इसको अपने स्टाफ रूम में मोटा मोटा A4 साइज के पेपर पर लिखते हैं और दिन में कम से कम 3 बार तो उस लाइन को जरूर एक बार पढ़ना है। राइट यार, इसे साइलेंट मोड पे कर देना जरा। हाँ, टीचर इज ए प्रीचर, टीचर इज ए प्रीचर। ये जो प्रीचर वर्ड है वो हमारे धंधे से, काम से अभी मिसिंग है। टीचर इज ए प्रीचर हु नर्चर्स द नेचर ऑफ द नेचर्स बेस्ट क्रिएचर। यानी जो बच्चा है वो प्रभु की सबसे सुंदरतम रचना है। तो इफ आई प्ले माई रोल एज ए प्रीचर, तो फिर मुझे रहेगा कि यार हाँ, जो मेरी कंटेंट है उसमें जान होनी चाहिए, दम होनी चाहिए, एक अलग कनेक्ट होना चाहिए। तो दैट इज इट। तो फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कनेक्ट। अगर मेरा 5C का फॉर्मूला है, अगर आपने बच्चे को ये मान लिया कि ये मेरा बच्चा है, तो वेज एंड मीन्स दुनिया की सब चीजें, कंटेंट, पेडागॉगी, अल्ल जो कुछ भी एक बटन पे मौजूद है। कनेक्ट विद द चाइल्ड। और कनेक्ट के लिए मैं एक चीज सोचता हूं, अपने जैसा मेरा जो दर्शन है कि कोरोना काल में कितने लोग हमारे बिल्कुल नजदीक के रिश्तेदार, यार दोस्त हमें छोड़ के चले गए, और कितने लोगों की नौकरियां चली गई। कुछ अद्धी नौकरी पे काम कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन वास्तव में वी आर प्रिविलेज्ड। बच्चों के